लिंक मेरे पे भेज देना। हाँ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं हूँ राकेश तलरेजा। आज आपके लिए मैं क्या लेकर आया हूँ? आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, दरअसल हमने आपके लिए प्लान किया हुआ है कि जो टेट का एग्ज़ाम होता है, उस टेट के एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चंस इसके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, हम वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने क्या किया है, मैंने ना पूरा पेपर उठाया और उस पेपर के क्वेश्चंस को ना आपके लिए एक पीपीटी में तैयार किया। और अब उस पीपीटी को बहुत आराम से पार्ट बाय पार्ट आप सारे बच्चों से मैं डिस्कस करूंगा। मतलब एक एक छोटी छोटी चीज मैं इसमें आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वाले सेशन में। तो इसमें मैं क्या करूंगा आप बच्चों के लिए, इसमें बेसिकली आप बच्चों को कोशिश ये करूंगा कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने के साथ साथ क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने के साथ साथ मैं आप बच्चों को ना उसके आसपास के सारे कंसेप्ट भी बताता हुआ चलूं। तो इसमें क्या होगा, इसमें ना आप बच्चों को पूरा सॉल्यूशन मिलेगा, एट द सेम टाइम उसके आसपास के सारे कंसेप्ट मिलेंगे। और जो बच्चे लोग टेट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनको आइडिया लग जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और हम लोग को किस लेवल की तैयारी करनी है और हमारी तैयारी अभी कहाँ पहुंची है। तो एक बढ़िया कंपेयर करने को मिलेगा, एकदम जबरदस्त सेशन होने वाला है आप सारे बच्चों के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों लोग, इस वाले सेशन में बेहतरीन एफर्ट मारेंगे कि टेट का जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है हम लोग उससे सॉल्व करें, उससे कंसेप्ट गेन करें और समझें कि हम लोग को और कितना इंप्रूव करना है अपनी तैयारी को लेकर। इस बार आप जब एग्जाम में बैठे तो आप अपने मैथ्स और रीजनिंग वाले सेशन को लेकर भारी कॉन्फिडेंट होने चाहिए कि हाँ, मुझे जो है इस वाले सेशन में अब परफॉर्म करना है, अब कुछ हो जाए, अब मुझे उसमें नंबर लाके दिखाने। आपको बात आ रही है समझ में? तो अगर आप सारे बच्चे लोग भारी एक्साइटेड है मेरी तरह, तो चैट सेक्शन में मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए, चैट सेक्शन में मुझे आवाज दे दीजिए कि हाँ सर आपके साथ है, आप बिल्कुल क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। चैट सेक्शन में मैं आप सारे बच्चों को सुन रहा हूँ, मैं सारे बच्चों को देख रहा हूँ। आपके जो भी रिप्लाई आते हैं, जो भी मैसेजेस आते हैं, मैं अवेलेबल हूँ उसका आंसर करने के लिए। और लाइव आने का ना ये फायदा होता है, लाइव आने का ये फायदा होता है कि हम क्या कर सकते हैं, जो भी आपके ऑन टाइम डाउट आते हैं हम उन डाउट पर तुरंत तुरंत डिस्कस कर सकते हैं। तो लाइव आने का ये फायदा होता है। आपको बात आ रही है समझ में? तो आप सारे बच्चों को हमारे साथ भिड़ कर इस चीजों पर फोकस करना है। ठीक है, कंफर्टेबल है? तो शुरू कर सकते हैं हम लोग सेशन। सारे बच्चे हमसे जुड़ चुके हैं, कंफर्टेबल है, सुनना चाहते हैं कि किस तरीके से इन सारे क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना चाहिए, क्या शॉर्ट ट्रिक लगानी चाहिए, क्या कंसेप्ट होने चाहिए, ये सारी चीजों को सुनना और समझना चाहते हैं। तैयार है एक एक कोर कंसेप्ट जानने के लिए? मैथ्स में भी मैथ्स वाला सेक्शन ना हमारा इतना जबरदस्त हो कि जब हम एग्जाम में बैठे ना, तो जब मैथ्स बना रहे हो तो हमारा कॉन्फिडेंस पीक पर जाना चाहिए कि भाई जो मैं आंसर निकालो एकदम सही निकालो। और वो सिर्फ तब हो सकता है जब हमारा कंसेप्ट उन चीजों को लेकर बहुत स्ट्रांग होगा। तो प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करने का सेंस क्या है, इससे क्या होगा, सारे टॉपिक के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, हो सकता है मेरे पास कुछ क्वेश्चन ज्योमेट्री के आ जाए, हो सकता है कुछ क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का आ जाए, SICI के आ जाए, परसेंटेज के आ जाए। तो इससे क्या होगा, इससे ना मेरे सारे टॉपिक का एक बार में रिवीजन हो जाएगा ना। क्या बोलते हो तुम? जब सारे टॉपिक का जब रिवीजन मेरे को करने को मिल रहा है और आराम से भी घर पर बैठे बैठे, तो मैं क्यों नहीं एफर्ट दूंगा, मैं क्यों नहीं सर के साथ लाइव जुड़ूंगा? अब बात को समझो। और मैंने ये पूरी सीरीज लेकर आ रहा हूं। अभी मैंने टेट का पेपर स्टार्ट किया है, फिर इसके बाद CGPSC का पेपर, व्यापम का पेपर, पटवारी का पेपर, फूड इंस्पेक्टर का पेपर, सारे पेपर आप बच्चों से डिस्कस करूंगा मैं। मुझे क्या चाहिए? मुझे आप सारे बच्चों का जबरदस्त पॉजिटिव एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए। मुझे चैट सेक्शन पे दिखना चाहिए कि आप सारे बच्चे ना मेरे साथ जुड़े हुए हैं और बेहतरीन तरीके से मेरे साथ इंटरेस्टेड है चीजों को सीखने के लिए। मुझे चैट सेक्शन पे दिखना चाहिए। अब देखो यहाँ पर है कि आप सीन को तो समझो, यहाँ पर एकदम खाली कमरा जिसमें कैमरे को देखकर बस बोले जा रहा हूँ। मुझे मोटिवेशन कैसे मिलेगा? वो चैट सेक्शन से मिलेगा। तो चैट सेक्शन में आप सारे बच्चों को मेरे साथ एक्टिव रहना है, जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो इस वाले वीडियो को आप शेयर करो। मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जो कंसेप्ट है पहुंचे, जितने ज्यादा लोगों की हम हेल्प कर सके
वी कैन डू दिस। ठीक है, चलो बच्चे लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ। आई होप सारे बच्चे लोग जुड़ चुके होंगे और भारी इंटरेस्टेड होंगे सेशन को सुनने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहे हैं, जरा रिलैक्स होकर देखना। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, ए ने ₹85,000 के साथ एक व्यापार शुरू किया, उसके साथ बाद में बी ₹42,500 के साथ शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ 3:1 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो कितने समय तक बी शामिल रहा। पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। कंफर्टेबल है सारे बच्चे लोग? पार्टनरशिप का सवाल है। आप सारे बच्चों को एक बार इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करना है। ठीक है, एक बार सारे बच्चों को क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करना है और उसके बाद फिर मेरा सॉल्यूशन सुनना है। एक बार खुद से अटेम्प्ट कीजिए, आंसर देने की कोशिश कीजिए। एकदम टेट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, एकदम रिसेंट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं कि आप सारे बच्चे लोग एफर्ट दीजिए भाई, मेरे साथ पेन और कॉपी लेकर बैठिए। यूं ही एकदम घूमने के हिसाब से नहीं अटेंड करनी मैथ्स की क्लासेस, अपन को एकदम एक्टिव पार्टिसिपेशन देना है भाई इस पर। चलिए जरा फटाक से जरा कोशिश कीजिए। हाँ बच्चे लोग, धन्यवाद मिस्टर के। बस मैं कोशिश करता हूँ कि आप बच्चों तक जो है जेन्युइन चीजें समय से पहुंच सके, जितने अच्छे कंसेप्ट हो सके आप बच्चों से मैं शेयर कर सकूं, जितनी हेल्प हो सके आप बच्चों की मैं कर सकूं। तो फटाक से एक बार रिलैक्स होकर देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को कैसे डील करना था। चलो बच्चों लोग सुनते हैं। देखो जरा क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, ए ने ₹85,000 के साथ एक व्यापार शुरू किया। ठीक है, सॉल्व करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। ए ने ₹85,000 के साथ एक व्यापार शुरू किया और उसके बाद बी 42,400 के साथ शामिल हो गया। आपको समझना पड़ेगा कि पार्टनरशिप क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या होता है। पार्टनरशिप क्वेश्चन का कंसेप्ट होता है कि प्रॉफिट का जो रेशियो होता है ना, ये जो पी है बच्चे, वो क्या है? पी है प्रॉफिट का रेशियो। प्रॉफिट का जो रेशियो होता है ना, वो इन्वेस्टमेंट और टाइम के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। जरा समझने वाली बात को, पी स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट। प्रॉफिट का जो रेशियो है वो इन्वेस्टमेंट और टाइम के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। आगे बात समझ में? मतलब मैं P1 रेशियो P2 बोल सकता हूं, I1 T1 रेशियो I2 T2, जिसमें P क्या है बच्चे लोग? P है प्रॉफिट। कंफर्टेबल है? I क्या है? I है इन्वेस्टमेंट और T क्या है? T है टाइम। आगे की बात समझ में? यहां तक ओके सारे बच्चे लोग? अब देखो मैं डेटा इसमें यूज करने वाला हूं, जरा समझिएगा। मुझे गिवन है कि वर्ष के अंत में 3:1 का लाभ हुआ, तो P1 अपॉन P2 की वैल्यू क्वेश्चन में हो गई 3:1। एग्री करते हो? I1 क्या है? I1 है ए की इन्वेस्टमेंट। ए की इन्वेस्टमेंट कितने रुपए की है भाई? 85,000 रुपए की है। तो यहां पर I1 की जगह पर मैंने 85,000 रुपए लिख दिया। और समझो जरा यहां पे क्या लिखा हुआ है, वर्ष के अंत में लाभ हुआ। अब अगर ए ने बिजनेस को शुरू किया था और वर्ष के अंत तक उसमें लगा रहा, समझना जरा बात को, ए ने शुरू किया और वर्ष के अंत तक उसमें लगा रहा, तो कितने समय तक, कितने महीनों तक लगा रहा? पूरे 12 महीनों तक लगा रहा ए। तो यहां पर हुआ ए की इन्वेस्टमेंट और ए को लगा समय। आइडिया एक्सेप्टेड है सारे बच्चों को? और वैसे ही बी की इन्वेस्टमेंट, बी की इन्वेस्टमेंट है 42,500 रुपए। अब कितने समय तक लगा रहा, वो समय लिखना पड़ता है। तो कितने समय तक लगा रहा वो मेरे से पूछ रहा है, तो मान लिया एक्स महीने तक लगा रहा, तो वहां पर एक्स कर दिया मैंने। आइडिया एक्सेप्ट हुआ सारे बच्चों को? यहाँ तक कंफर्टेबल है सारे बच्चे लोग? अब जैसे मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा तो कैसे दिखाई देगा, जरा देखना। 3/1 इज इक्वल टू 85,000 इंटू 12 अपॉन 42,500 इंटू एक्स। देखो जरा ये बॉक्स आपको समझ में आ रहा है? आइडिया एक्सेप्टेड है? मैंने कंसेप्ट क्या दिया बच्चों? कंसेप्ट क्या दिया? कंसेप्ट ये दिया कि प्रॉफिट का जो रेशियो होता है, प्रॉफिट का जो रेशियो होता है वो इन्वेस्टमेंट और टाइम के मल्टीप्लिकेशन के रेशियो के बराबर होता है। आइडिया क्या दिमाग में आपके? ठीक है, अब इसको मुझे सिर्फ सॉल्व करना है, कोई काम नहीं है, इसको सिर्फ सॉल्व करने का काम है। मैं बहुत आराम से इसको सॉल्व कर सकता हूँ। ये दोनों जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, ये 3 1 जा 3, ये 3 4 जा 12 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी मोड़ी और इसमें कटिंग है, बहुत आराम से वो कटिंग हो सकती है हमसे। 850 इंटू 4 बटे में 425 लिखा हुआ है। ठीक है, आप अगर थोड़ा सा गौर करोगे तो रिलैक्स होकर देखिएगा, 425 का डबल ही 850 होता है। मानते हो इस वाली बात को? 425 का डबल ही 850 होता है और 4 दूनी हो जाएगा 8। 8 महीने, 8 महीने के लिए बी उस बिजनेस में ए के साथ रहा। आइडिया एक्सेप्टेड है? कंफर्टेबल है? तो इसका जो सही जवाब है, इसका जो सही जवाब है वो है डी। डी स्टैंड्स फॉर 8 महीने। ये था इस क्वेश्चन का सही जवाब। देखिए जरा रिलैक्स होकर, अगर किसी बच्चे को डाउट है तो आप मुझसे लाइव जुड़े ना अपन लोग, फायदा है अपने पास। किस बात का फायदा है कि अपनी बात आप मेरे से तुरंत रख सकते हो, उस बात का मैं तुरंत आंसर कर सकता हूं। तो मैं उस चीज पर बिल्कुल डिस्कस करूंगा।
CGPSC AE का जो संडे को एग्जाम हुआ था सैंडी जी, उस पर जो है PPT बनना स्टार्ट हो गई है। नियर फ्यूचर आपको उसका भी सॉल्यूशन, उसका भी डिस्कशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है सैंडी जी, आपकी हर एक बात को ध्यान में रखकर काम किया जा रहा है। चलिए बेहतरीन क्वेश्चन नंबर 2। बच्चे लोग एफर्ट चाहिए, एफर्ट चाहिए बच्चे लोग आप सारे बच्चों से। कामना जी आंसर निकालना हम सारे बच्चों को। चैट सेक्शन में हमको एक्टिव रहना है। चैट सेक्शन में एक्टिव रहने से मुझे पता चलता है कि आप बच्चों तक मेरी बात समझ में आ रही है, आप बच्चों तक मेरी बात पहुंच रही है। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तुरंत डाउट पूछो। अगर आपको वो क्वेश्चन समझ में आ जाए तो डॉट मार के एंटर कर दो ना। डॉट मार देने से क्या होता है, मुझे एहसास होता है कि हाँ आपको बात समझ में आ गई, मेरे को आगे बढ़ जाना चाहिए, तो मैं फटाक से आगे बढ़ जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 सुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बच्चे लोग, चलो जरा ख्याल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आपको ना बेहतरीन कंसेप्ट देता हूँ। ठीक है, मस्त वाला कंसेप्ट देता हूँ, आपको मजा आ जाएगा ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 आपको देखकर। चलो बच्चे लोग सुनते हैं, देखो जरा थोड़ा सा ख्याल करो। थोड़ा सा समय लेकर इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरे को ना कंसेप्ट देते हुए पढ़ाना है। ठीक है, एकदम भड़बड़ भड़बड़ भागते हुए चला जाऊंगा ना तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। बहुत आराम से समझाते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, समझो जरा। देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 0.2323 टेंस टू इन्फिनिटी, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, अब जरा इस वाली चीज को जरा समझना, समझो जरा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। दरअसल मैं इस चीज को ऐसा लिख सकता हूँ क्या, इस चीज को ऐसा लिख सकता हूँ 0.23 पर बार, ऐसा लिख सकता हूँ क्या, चलेगा? ये और ये चीज सेम होती है क्या? अब आप जरा कंसेप्ट ले लो मेरे से, अब आप जरा मुझसे कंसेप्ट ले लो। कंसेप्ट क्या है पहले ये समझ लो बच्चे लोग, थोड़ा आप मुझसे कंसेप्ट ले लीजिए। कंसेप्ट क्या जरा समझिएगा। अगर मान लिया आपके पास 0.4 पर बार लिखा हुआ होगा ना, सुना जरा मुझे, अगर मान लिया आपके पास 0.4 पर बार लिखा होगा ना, तो आप लिख सकते हो 4/9। समझना जरा, अगर आपके पास 0.45 पर बार लिखा होगा ना, तो आप लिख सकते हो उसे 45/9। जरा समझने की कोशिश करो। 0.4 पर बार होगा तो 4/9, 45 पर बार होगा तो 45/9। ठीक है, अगर मान लिया 0.45 और 6 पर बार रहे तो मैं इसको बोलूंगा 456/999। बोलो पहले इतनी बात समझ में आती है कि नहीं आती है? क्या सीखने को मिला इन 3 उदाहरण से? इन 3 उदाहरण से मुझे ये सीखने को मिल रहा है कि जितने भी नंबर पर बार लगा हुआ होगा, जितने भी नंबर पर बार लगा हुआ होगा उतने बार 9 नीचे आ जाएगा। 3 नंबर, एक नंबर पर बार लगा 1 बार 9, 2 नंबर पर बार लगा 2 बार 9, 3 नंबर पर बार लगा 3 बार 9। कंसेप्ट क्या दिमाग में, जितने भी नंबर पर बार लगा होगा वो बार हटाने के लिए उतने बार नीचे 9 लग जाता है। अब मैंने ये पूरा डिराइव करके आपको दे सकता हूँ। इसमें दरअसल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फंडा लगता है, विच इज a/1 - r। जो बच्चे लोग मैथ्स बैकग्राउंड के वो से कनेक्ट कर पाए होंगे, कोई बात नहीं, अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं है तब भी ये तो आप समझ ही सकते हैं ना। क्या समझ सकते हैं आप कि जितने नंबर पर बार लगा होगा उतने बार नीचे 9 आ जाएगा? समझ सकते हैं नहीं समझ सकते हैं? जितने नंबर पर बार लगा उतने नंबर पर 9 आ जाएगा। मान लिया मैं क्वेश्चन ये लिख देता हूँ। मान लिया मेरे पास क्वेश्चन आ जाता है 10, मेरे पास क्वेश्चन आ गया है ये, देखो तो बच्चे लोग रिलैक्स होगा, देखो 0.456 और 56 पर बार, बोलो क्या बोलते हो? जरा समझो क्वेश्चन क्या है। अब देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन आया ना वो आप इस वाले एग्जांपल से 1 सेकंड में बना के टिक कर दोगे। मैं एग्जाम में क्वेश्चन का कंसेप्ट दे चुका, मैं उसके आगे की बात बता रहा हूँ। यही तो डिस्कशन का फायदा है ना, कि सिर्फ वही वाली बात नहीं बताते हैं सर, उससे जुड़ी हुई जितने भी कंसेप्ट हो सकते हैं सर सारे डिस्कस कर लेते हैं। यही तो मजा है ना डिस्कशन का। अब देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका, अगर यही आएगा तो फट से आप टिक कर दोगे, है ना। अब मैं उसका एडवांस फॉर्म पूछ रहा हूँ, 0.456 और 56 पर बार लगा के दे दिया मैंने आपको। समझ रहे हो डिस्कशन का क्या फायदा है? अगर आप इसको गौर करोगे, मेरे इस उदाहरण को गौर करोगे तो ये वाला क्वेश्चन नहीं बना लोगे। मैंने क्या सिखाया आपको, 2 नंबर पर बार होगा तो नीचे 2 बार 9 आ जाएगा। नीचे 2 बार 9 कहां पे लिखा हुआ है? सी में लिखा हुआ है, सी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। लेकिन मेरे को आगे डिस्कस करना है आपसे। मेरे को क्या डिस्कस करना है? अगर ऐसा दिखे आपको 0.456 और 56 पर बार लिखा हुआ हो, तब मैं क्या करूंगा उस वाली स्थिति में? मुझे समझना जरा, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, सुनना जरा। देखो जरा, अगर मान लिया ऐसा लिखा हुआ आ जाए तब उस केस में आप ऐसा लिखेंगे 456 - 4 99 सिंगल 0। देखो जरा मैंने क्या बताया, इतना सा रिलैक्स हो। देखो फिर से लिख दूं क्या, साफ करके फिर से लिख दूं क्या? देखो जरा थोड़ा सा साफ करके फिर से लिख देता हूँ। देखो जरा मैं कैसे बता रहा हूँ, 456 - 4/99 सिंगल 0। देखो मैंने क्या लिखा है बच्चे लोग, थोड़ा सीखने की कोशिश करो। देखो जरा मैंने क्या लिखा है, एक दो एग्जांपल और लेकर बताता हूँ आपको समझने के लिए। ठीक है, जरा इत्मीनान से देखना जरा। देखो जरा सारे बच्चे लोग सीखने की कोशिश करो। देखो जरा मुझे सीखो। देखो जरा मान लिया लिखा हुआ है 0.4567 और 567 पर बार है।
देखो तो जरा मैं क्या बता रहा हूँ आपको, 0.4567 और सिर्फ 567 पर बार है, तो क्या लिखेंगे सर आप? अरे जरा सुनना तुम, 4567, 4567 -4 अपॉन 999 अरे तुम कनेक्ट करो दोनों को। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, इसे तुम कनेक्ट करो दोनों को। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, जरा समझो तुम। देखो जरा, जरा समझो जरा। देखो जरा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, समझो जरा। देखो, जितने नंबर पर बार होता है, जितने नंबर पर बार होता है, वही कंसेप्ट है ना, उतने बार 9 आता है। 2 नंबर पर बार था, 2 बार 9। 3 नंबर पर बार था, 3 बार 9। तो मैंने क्या सीखा, जितने नंबर पर बार होता है उतने बार 9 आता है। आइडिया एक्सेप्टेड है क्या सारे बच्चों को? कंफर्टेबल है हम लोग? 2 नंबर पर बार था, 2 बार 9 आ गया। ठीक है, अब जिस पर बार नहीं होगा, जैसे 4 पर बार नहीं था तो उसकी वजह से 0 आया। कंफर्टेबल है? और ये जो नंबर है ना, ये ऐसे माइनस करके लिखा जाता है। फिर से सिखाता हूँ, एक बार फिर से सीखना मुझे। चलो बच्चे लोग, मुझे जरा सीखने की कोशिश करो। अरे सुन लो तुम, सुन लो तुम थोड़ा मुझे, एक बार थोड़ा मुझे सुन लो। बढ़िया कंसेप्ट बता रहा हूँ तुम्हें, बढ़िया कंसेप्ट बता रहा हूँ, एक बार मुझे सुन लो, मजा आ जाएगा तुम्हें सॉल्व करके। तुम्हें लगेगा कि हाँ मतलब सर से आज को सीख कर गए अपन। चलो जरा बच्चे लोग, थोड़ा सा स्पेस नहीं दिख रहा है, नहीं तो मैं मस्त क्वेश्चन दिमाग में लेकर रखा हूँ। चलो यहाँ लिखता हूँ, देखो जरा, यहाँ देखो जरा, यहाँ लिख के दे रहा हूँ आपको, ये विजुअल वाला पोर्शन। चलो जरा फोकस करना जरा। देखो, 0.4567, सिर्फ 67 पर बार डाल रहा हूँ। चलो जरा आंसर दो मुझे चैट सेक्शन में। अरे मुझसे, मेरे साथ थोड़ा एक्टिव रहना है आप बच्चों को, मेरे साथ थोड़ा एक्टिव रहना है बच्चों को। चैट सेक्शन में आपको मेरे साथ एक्टिव रहना है, तब मजा आएगा। आप वहां पर बैठे बैठे सो जाओगे और सोचोगे सर उसी जोश में पढ़ाएंगे, तो सर का जोश ना आपके मैसेजेस से आता है। साफ शब्दों में बता रहा हूँ आपको, मेरे को मोटिवेशन आपके मैसेज देखकर मिलता है। जितने आपके मैसेज दिखेंगे, भले वो सिर्फ डॉट ही क्यों ना हो, उतना मेरा मोटिवेशन हाई होगा, उतना क्वेश्चन का लेवल बढ़ाऊंगा। ये बहुत ही बच्चा क्वेश्चन था, पेपर में आया, मैं तो देखते ही टिक कर देता, पेन भी नहीं चलाता इसके लिए। ये क्वेश्चन बनाओ तुम, ये क्वेश्चन बनाओ, ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। हाँ बच्चे लोग। हाँ बिल्कुल सैंडी जी, एकदम उसी लेवल का हम लोग अपनी बैच में कंसेप्ट डील करते हैं, एकदम बिल्कुल उसी लेवल का सैंडी जी। 4567 -45 अपॉन, सैंडी जी कैसे करूंगा मैं? 2 नंबर पर बार है तो 2 बार 9, 2 पर बार नहीं है इसलिए 2 बार 0। देखो सैंडी जी, क्या बोलते हैं? आया बच्चों को समझ में कैसे डील हुआ ये? यहाँ तक कंफर्टेबल है? MS सिंह एकदम एग्जाम लेवल का बता रहे हैं आपको, आप एकदम रिलैक्स होकर सीखते जाओ धीरे धीरे। ठीक है MS सिंह, मुझे पता है आपकी इंटेंशन क्या है, यहाँ तक आपसे निगेटिविटी में को यहाँ तक फील हो रही है। MS सिंह क्या करें आप आप उसी इंटेंशन से वहाँ बैठे हो तो क्या करें। चलो कोई बात नहीं, आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम करता हूँ। ठीक है, चलिए, यहाँ तक कंफर्टेबल है सारे बच्चे लोग? ये पता चला आप सारे बच्चों को? चलो एक और बार कोशिश करते हैं, चलो एक और बार कोशिश करते हैं, डिलीवर करता हूँ मैं। चलो फिर से कोशिश करते हैं। किसी ने एक दिन MS सिंह के लिए कमेंट किया था कि MS सिंह किसी और कोचिंग के फ्लॉप टीचर लग रहे हैं। मुझे बुरा लगा था MS सिंह आपके लिए, लेकिन मैं जानता हूँ आपको बुरा नहीं लगा था, इसलिए आप दोबारा आए। चलिए ठीक है। चलिए कोशिश करते हैं। हाँ, 4547 -456 अपॉन, ये रहा। MS सिंह, ये तो कोशिश करो समझने की, ध्यान नहीं है तुम्हारा समझने में। ठीक है, कंफर्टेबल है? कैसे बताया, एक बार फिर से बताता हूँ। जितने पर बार होगा उतने बार 9, और ये 3 0 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, और जिस पर बार नहीं उसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, कंफर्टेबल है सारे बच्चे लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं। आ, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। मान लिया ऐसा लिखा हुआ है, चलो एक बार देखो तो, 3.456 और 56 पर बार। चलो ये चैलेंज है MS सिंह तुमको, MS सिंह एकदम चैलेंज है तुम्हें ये। इसका जवाब दे दो, मान जाऊंगा कि तुम किसी इंस्टीट्यूट में अच्छे टीचर हो। MS सिंह इसका जवाब दे दो, मान जाऊंगा तुम्हें एकदम। चलो कोशिश करो। हाँ, लाओ जरा आंसर ले आओ। हाँ मतलब वो जो है, बहुत कोशिश में लगे रहते हैं। चलो जरा कोशिश करो। MS सिंह ओपन चैलेंज, एकदम सामने खड़े होके लाइव होके इसका जवाब दे दो। मतलब इतना सीखे हो ना,
इतनी देर से इतना सीखे हो, ये तो निकाल सकते हो ना, नहीं निकाल पाओगे? क्या क्या हुआ, मैसेज नहीं कर पा रहे हो अभी तुम? कांप रहे हाथ? क्या हो गया? इसका जवाब लिखो बस, उधर उधर की बातें मत सोचो क्या लिखूं मैं, इसका जवाब लिखो बस, MS सिंह, इसका जवाब लिखो बस। छोड़ो वो सारी बातें कि क्या लेवल है क्या नहीं है, बस इसका जवाब लिखो। हाँ MS सिंह, इसका जवाब लिखो सर, वो सब बातें छोड़ो। इसका जवाब लिखो MS सिंह, बस सीखने आए हो ना, इसका जवाब लिखो। इतना सिखाया ना, इसका जवाब लिखो बस, कुछ मत लिखो। मैं तुम्हारा चैट सेक्शन में आंसर देखना चाह रहा हूँ। देखूं जरा कि कितना जो है तुमने सीखा मुझसे। सीखने आए हो ना MS सिंह, क्या सीखे हो? जरा यहाँ चैट सेक्शन में इसका आंसर लिखो, कुछ बातें मत लिखो, सिर्फ इसका आंसर लिखो MS सिंह। चलो। चलिए MS सिंह, मेरे को पता है आप रिप्लाई नहीं करोगे अभी, क्योंकि सीखने अगर आए होते ना MS सिंह तो इसका रिप्लाई करते, इधर उधर की बातें नहीं करते। खैर, चलो आगे बढ़ते हैं। कैसे लिखेंगे MS सिंह? देखो मैं सिखाता हूँ, सीखने आए हो ना, सीखो। 3.456 है ना, तो हालांकि इसको अपन MS कैसे लिख सकते हैं? 3 + 0.456 ऐसे लिख सकते हैं अपन। ये इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं MS सिंह। ऐसे लिख कर अपन ना इसको सॉल्व कर लेंगे, लेकिन क्या होगा MS सिंह, इससे ना मेहनत ज्यादा लगेगी। मतलब ये ना थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो गया। मतलब कैसे लेंदी प्रोसेस हो गया? मैंने 3.0.456 कर दिया, और 0.456 वाला यहीं कहीं भी करना सिखाया था अभी, यहीं कहीं लिखा था, ये लिखा हुआ है। तो ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे लगा लूंगा। देखो ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम है ना MS सिंह, ये पूरा यहाँ पे लगा लूंगा। आ गई बात समझ? अब ये सारा का सारा यहाँ लगा दूंगा। अब जैसे ही सारा यहाँ पर लगाऊंगा ना, तो क्या होगा कि फिर एडिशन का काम बढ़ जाएगा। मतलब ये ऐसा दिखेगा आपको, ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा आपको, ऐसा दिखेगा, ऐसा। तो मैं ये कहने की कोशिश करूँ कि इसमें ना कैलकुलेशन का काम बढ़ जाएगा, इसमें कैलकुलेशन का काम बढ़ जाएगा, इसमें मेहनत ज्यादा लगेगी। ठीक है, तो मैं आपको ना ट्रिक बता रहा हूँ, कि ट्रिक बता रहा हूँ, ऐसा कर सकते हो जो कि एकदम सही है, लेकिन ऐसा करना मत पेपर में। तुम पेपर में क्या करना, जरा ये सुनो, पेपर में डायरेक्ट ऐसे करना, समझो जरा, समझो जरा MS सिंह, सुनो जरा। 3456 - 34 अपॉन 99 सिंगल 0। लॉजिक को समझो, तुम लॉजिक को समझो, बातों में नहीं काम पे ध्यान लगाओ, बातों में नहीं काम पे ध्यान लगाओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल MS सिंह, काम पे ध्यान लगाओ बिल्कुल। ठीक है, आराम से रिलैक्स होकर देखो जरा, ये ट्रिक है इसकी, ये ट्रिक है। देखो हिरेंद्र ने, देखो MS सिंह क्या बढ़िया आंसर किया, गुड, शाबाश। धीरे धीरे सीख जाएंगे अपन हिरेंद्र, कोई लोड नहीं है, धीरे धीरे सीख जाएंगे अपन। इसको सॉल्व करूंगा तो भी सेम चीज आएगी, समझ गए आप? इसको सॉल्व करूंगा तो भी सेम चीज आएगी। आइडिया एक्सेप्टेड? अब सारा कुछ कॉपी कर लीजिए, इतना से कॉपी कर लीजिए। मैं एक बार से हटाता हूँ यहाँ से, इसे हटाता हूँ यहाँ से। चलो अब एक बार देखना, ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है, ये जो एग्जाम में आया, ये अगर आप अभी मेरे को पूरा सुने होंगे ना, ये सेकंड्स का क्वेश्चन है। मतलब इसमें कुछ करना ही नहीं है, ये कुछ भी दम वाला क्वेश्चन नहीं था। ये अगर आप मुझे सुने होगे ना, तो एक लाइन का क्वेश्चन था ये। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने इसका सॉल्यूशन आपको बताया, लेकिन इसके साथ में जितनी पॉसिबिलिटी होती थी सारी डिस्कस कर ली। ये डिस्कशन का फायदा है। ठीक है बच्चे, ये डिस्कशन का फायदा है। आगे चलते, अगले वाले सवाल पर चलते। क्वेश्चन नंबर 3, बढ़िया क्वेश्चन है एकदम। एक बार आप कोशिश करो, फिर मैं चैट सेक्शन में आपके आंसर देख रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं आप बच्चों से इस पर डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलिए एक बार आप कोशिश कीजिए, जरा सोचिए जरा क्या कर सकते हैं इस पर। देखो पेपर डिस्कशन में यही फायदा, देखो मैंने क्या किया, 2 टॉपिक टच कर दिए अभी इसके पहले तक। एक टॉपिक मैंने टच किया, वो नंबर सिस्टम का क्वेश्चन था इसके जस्ट पहले वाला, और उसके ऊपर वाला पार्टनरशिप का क्वेश्चन। 2 टॉपिक टच हो गए ना, और अब ये तीसरा टॉपिक, मेंसुरेशन बोल सकते हो, ज्योमेट्री बोल सकते हो, तीसरा टॉपिक आ गया। चलिए आंसर लेकर आइए, चलिए चलिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश कीजिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा बहुत कोशिश करेंगे, आपको भी आ जाएगा। मुझे पता है नहीं आता है, आता होता तो फिर चैट सेक्शन में ये नहीं कर रहे होते। चलो सॉल्व करो। लिखा हुआ है, एक त्रिभुज में, मतलब जीवन में कुछ अच्छा कर रहे होते, ये मैं कहने की कोशिश कर रहा था। हाँ चलो फोकस करते हैं। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है, और उसका क्षेत्रफल 216 है। कह रहा है त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। अब जरा समझो, हमारे पास ना त्रिभुज का भुजाओं का अनुपात गिवन है। मतलब ये है, लेट से वो त्रिभुज, फॉर एग्जांपल ऐसे ही मैं सोच रहा हूँ, ये है इसकी भुजाएं A B और C, और इनका अनुपात मुझे गिवन है A:B:C = 3:4:5, ये मुझे गिवन है। ठीक है, अब एक बार रिलैक्स होकर जरा समझना, मैं क्या कर सकता हूँ। पहले आपको रेशियो का कंसेप्ट बताता हूँ। रेशियो का कंसेप्ट सुनो, देखो एकदम भगा नहीं रहा हूँ ना, एकदम आंसर निकाल के भग नहीं रहा हूँ मैं। क्यों सर, कोई मेरे को डिस्कस कर रहा है ना आप बच्चों से,
मेरे को आपको बच्चों को कंसेप्ट बताना है ना, तो 3x 4x 5x, अब देखो रेशियो का एक कंसेप्ट बताया मैंने, सीखो इसे, ताकि इस टाइप का जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आप उसको डील कर सको। क्या बताया मैंने कि अगर कभी भी डेटा रेशियो में गिवन हो, सीखो इसे, अगर कभी भी डेटा रेशियो में गिवन हो तो उसे ना तोड़ देना चाहिए पार्ट्स में, जैसे मैंने तोड़ दिया। और जब भी आप तोड़ो, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जब भी आप तोड़ो हमेशा एक वेरिएबल लेना चाहिए विच इज एक्स। कंफर्टेबल है? जब भी आपको रेशियो में गिवन हो तो रेशियो को तोड़ दो, और रेशियो को जब भी आप तोड़ोगे तो एक वेरिएबल लोगे विच इज एक्स। बोले इतनी बात गई दिमाग में? यहां तक आइडिया एक्सेप्टेड है? ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे ये a की वैल्यू बन जाएगी, इससे ये b की वैल्यू बन जाएगी, ठीक है, और इससे ये c की वैल्यू बन जाएगी। तो मेरे पास a b c तीनों की वैल्यू आ गई है। तो जरा बात को समझिएगा, अगर किसी त्रिभुज में तीनों भुजाएं पता हो तो उसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, उसके क्षेत्रफल का सूत्र होता है विच इज s माइनस a s माइनस b s माइनस सी और फिर उसका अंडर रूट। ठीक है, इसमें s क्या है? s होता है अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर। s को हम लोग बोलते हैं अर्ध परिमाप, s होता है अर्ध परिमाप। अब देखो, सीधे क्वेश्चन सॉल्व करना होता ना, मैं एक लाइन में सॉल्व करके चला गया रहता। मैं आपको पूरा कंसेप्ट देना चाहता हूं, वो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाय 2। अब समझो जरा, मेरे को इस फंडे से ए बी सी पता है, 3x 4x और 5x, x s की वैल्यू मिल जाएगी। यहां पर ए बी सी की वैल्यू पुट करूंगा और क्षेत्रफल की वैल्यू गिवन है। एक्सप्रेशन बना के दे देता हूं, सॉल्व आप खुद कीजिएगा। ठीक है, क्षेत्रफल की वैल्यू कितनी है? क्षेत्रफल की वैल्यू है 216। ठीक है, s की वैल्यू कितनी है? a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी बाय 2 अगर लगाऊंगा तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4x प्लस 5x। तो 5 4 9 और 3 12, 12 बटे 2 हो जाएगा 6। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 6x। ठीक है, यहाँ पे पुट कर देता हूँ 6x, फिर हो जाएगा 6x माइनस a विच इज 3x, 6x माइनस b विच इज 4x, और फिर 6x माइनस c विच इज 5x। ठीक है, ये एक्सप्रेशन बन गया और इसका लग जाएगा अंडर रूट। तो ये बना एक्सप्रेशन, ये बना एक्सप्रेशन। इसको आप सॉल्व करोगे ना बच्चे, ये वाला जो मैंने रेड में बॉक्स बना दिया आपके लिए, इसको आप सॉल्व करोगे ना बच्चे, तो यहां से आपको ना x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। त्रिभुज का जो परिमाप होता है ना, त्रिभुज का जो परिमाप होता है ना, आराम से रिलैक्स होकर बैठो और पूरा रिवीजन लो मेरे से। वो होता है a प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजाओं का योग, ये होता है त्रिभुज का परिमाप। तो आप क्या करोगे, a की वैल्यू है 3x, b की वैल्यू है 4x और c की वैल्यू है 5x। ठीक है, तो 5 4 9 और 3 12x। यहां से आप x की वैल्यू निकाल ही रहे थे, वो उठा के उसमें पुट कर देना। ठीक है, x की वैल्यू निकाल थे, हमें पुट कर देना और उसको सॉल्व करोगे तो आपको राइट आंसर आ जाएगा। आइडिया कंफर्टेबल है यहाँ तक? ओके, यहाँ तक रिलैक्स होगा सारे बच्चों को? ठीक है, कंफर्टेबल है यहाँ तक? ठीक है, अब जरा इस वाली बात को समझो जरा। अपन ना इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में इस तरीके से नहीं करेंगे। ये ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेसिक मेथड है, ये मेथड आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा। तो अगर आपको यही मेथड लगाना है तो फिर डिस्कशन में होने का क्या मतलब है। लेकिन मैंने मेथड आपको बताया क्यों? मैंने मेथड सिर्फ आप बच्चों को इसलिए बताया ताकि ना आप बच्चों को ये फंडा पता चल जाए, आपको ये s की वैल्यू पता चल जाए और एक रफ आइडिया लग जाए कि ये फंडा यूज कैसे होता है। क्योंकि मैं डिस्कशन ले रहा हूँ ना, तो मैं जब डिस्कशन ले रहा हूँ तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं क्या करूँ, मैं आप सारे बच्चों को सारी चीजें एक साथ डिस्कस कर लूँ। ठीक है, तो मेरा ख्याल है ये आप बच्चों को क्लियर हो गया होगा। तो पेपर में लेकिन ऐसे बनाएंगे नहीं अपन, तो पेपर में कैसे बनाएंगे अब वो सुन लो। 2-3 कंसेप्ट दिए मैंने इसमें आपको। ठीक है, अब पेपर में कैसे बनाऊंगा वो सुन लो। मुझे ना 3:4:5 गिवन है, त्रिभुज की जो भुजाएं हैं ना वो मुझे 3:4:5 गिवन है। अब मैं ना थोड़ा सा सोचूंगा, आप सोचो, ये जो 3:4:5 है ना बच्चे, जरा समझिएगा, जो 3:4:5 है ना वो दरअसल पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है। मतलब कि अगर मैंने 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर किया तो वो 5 के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करके देखो, ये है ना पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। ठीक है, तो क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है, ये है पाइथागोरस थ्योरम, इससे सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसका मतलब मैंने अंदाजा लगा लिया कि वो जो ट्रायंगल मुझे गिवन है वो दरअसल एक स्पेशल ट्रायंगल है। मतलब कि वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये बनेगा इसका लंब, ये बनेगा इसका आधार और ये बनेगा इसका कर्ण। समझो जरा बात को। अब अगर वो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है और अगर वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब समकोण त्रिभुज है, अगर मुझे पता चल गया कि वो एक समकोण त्रिभुज है इस 3:4:5 से, तो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ना बच्चे, वो एक और होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल एक और तरीके से निकाला जा सकता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हो
1/2 आधार गुणा ऊंचाई से, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से, आप उसे ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल मुझे गिवन है, कितना गिवन है 216, 1/2 आधार, आधार है इसका 4x और ऊंचाई, ऊंचाई है इसकी 3x। ठीक है, तो जैसे अब इसको सॉल्व करो तो 4 3 12, 12/2 मतलब कि 6, 6 को से डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा 36, तो x का स्क्वायर बराबर 36, मतलब x की वैल्यू आ जाएगी 6। देखो कितना फटाक से x की वैल्यू आ गई है, मेरे पास फटाक से x की वैल्यू निकल कर आ गई है। मुझे त्रिभुज का परिमाप पूछ रहा है, परिमाप मैंने यहाँ पर लिखा था बच्चों के लिए, परिमाप दरअसल कुछ और नहीं होता है, वो होता है तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग था 12x, जिसमें x की वैल्यू मैंने निकाली है अभी अभी 6, 12 पंचे 60, 12 छके 72। देखो कैसे फटाक से आंसर आ गया, 12 छके 72। कहने का सेंस ये है कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। बोलो क्या बोलते हो, पता चला आप बच्चों को, आइडिया एक्सेप्टेड है? ठीक है, ओके, यहाँ तक पता चला 72 इसका राइट आंसर होगा। अब ये ट्रिक है, ये ट्रिक है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, और आपको एग्जाम में इस क्वेश्चन को ऐसे ही बनाना है। ठीक है, कंफर्टेबल है? अगर बात समझ में आएगी तो फटाक से डॉट मार दिया करो और मेरे को इशारा कर दिया करो कि सर आप अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, हम आपके साथ हैं। हम लोग को बहुत सारे क्वेश्चन आपसे डिस्कस करने हैं, तो फटाफट अपने को फुर्ती मेंटेन करना है। चलिए, ये रहा अगला क्वेश्चन, कोशिश कीजिए इसे सॉल्व करने की। आंसर मुझसे शेयर कीजिए स्क्रीन पर, सारे बच्चे लोग कोशिश कीजिए और आंसर मुझसे शेयर कीजिए स्क्रीन पर। सैंडी जी, सैंडी जी, आप उसी बैच में चाहे तो बने रहिए, और आप अगर चाहें एडवांस लेवल पर डिस्कस करना तो आप सीजीपीएससी बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन मेरी सलाह ये है कि सेम बैच पे बने रहोगे तो भी मैं कोशिश ये करूंगा कि आपको लेवल टच करवा दूं। ठीक है, हाँ बच्चे लोग, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? बच्चे लोग चलिए जरा फटाक से आंसर लाइए, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? क्या कहते हैं इस क्वेश्चन पर आप? देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन दूसरे से असंबद्ध है, मतलब कि ऐसा कौन है जो अपनी बात को जस्टिफाई नहीं कर पाता है। जैसे उदाहरण के लिए क्या लिखा हुआ है, प्राकृतिक संख्याओं का योग लिखा हुआ है, प्राकृतिक संख्याओं का योग, जरा समझिएगा, प्राकृतिक संख्याओं का योग। क्या प्राकृतिक संख्याओं का योग इन दोनों से असंबद्ध है, ऐसा वो पूछ रहा है। चलो मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ, इतना से एक बार जरा रिलैक्स होकर देखिएगा। मैंने मान लिया, जस्ट एक मैंने मान लिया उदाहरण के लिए, मैंने मन से फॉर एग्जाम्पल मैंने एक नंबर ले लिया 4, मैंने उदाहरण के लिए मन से एक नंबर ले लिया 4। ठीक है, अब मैं ना उस 4 का योग कर रहा हूं, मैं उस 4 का योग कर रहा हूं, तो जब मैं 4 का योग करता हूं तो कितना आ जाता है, 16 आ जाता है। तो मैंने ये योग किया, तो पूछ रहा है क्या ये योग बाकी दोनों से असंबद्ध है, मतलब कि क्या रिलेटेड नहीं है। तो जरा रिलैक्स होकर देखो, अगर मैंने प्राकृतिक संख्याओं का गुणन कर दिया, मतलब मैंने 4 × 4 कर दिया, तो फिर से कितना आ जाएगा 16। देखो संबंधित है ना, मतलब संबंधित कैसे है, संबंधित ऐसे है कि अगर मैंने 4 को 4 बार जोड़ा या जितने बार भी जोड़ता हूं उससे उतनी बार में गुणा कर दिया, तो जोड़ और गुणा एक दूसरे से संबंधित है ना। मतलब उदाहरण के लिए फिर से जरा सुन लो, 3 को मैंने 2 बार जोड़ा और 3 को अगर मैंने उतने ही बार, जितने बार जोड़ा उतनी बार अगर गुणा कर दिया तो संबंधित है ना। तो ये जो योग है ये इस गुणन से संबंधित है ना। समझ रहे बच्चे लोग, आइडिया एक्सेप्टेड है बच्चों को, कंफर्टेबल है? वैसे ही जरा देखो, प्राकृतिक संख्याओं की घात ज्ञात करना, मतलब जब मैंने 4 को 4 बार जोड़ा या 4 को जितने बार जोड़ा था उतने से गुणा कर दिया या जितने बार गुणा किया है उतने की पावर डाल दिया, ये घात हो गया ना, ये घात हो गया, ये घात हो गया। तो फिर से कितना आ गया 16, तो भी तो संबंधित है ना। तो मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, आप इन तीनों लाइन से समझिए, ये योग है, ये गुणा है और ये घात है। इन तीनों लाइन समझिए, और तीनों का रिजल्ट क्या है, तीनों का रिजल्ट एक दूसरे से संबंधित है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसने पूछा था कि कौन दूसरे से असंबंधित है, लेकिन ये तीनों ही तो एक दूसरे से संबंधित हैं। 4 को 4 बार जोड़ दूं या उतने ही बार 4 में गुणा करा दूं या जितने बार गुणा करा उसकी पावर लगा दूं, मतलब घात लगा दूं, तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हो जाते हैं। और ऐसा हर किसी नंबर के साथ पॉसिबल है, किसी भी प्राकृतिक संख्या को ले लो आप। तो इसका अर्थ बच्चों ये हुआ कि ये क्योंकि तीनों ही एक दूसरे से संबंधित है, तो ऐसा कोई भी नहीं है जो असंबंधित हो। तो इस क्वेश्चन का मैं राइट आंसर मार के आता डी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन एकदम, मतलब ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए
टच करने में मतलब डर लग जाए कि भाई क्या क्वेश्चन दे दिया उसने, टच करने में फील आ जाए अंदर से, मस्त लेवल का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, एकदम मस्त तगड़ा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रेडी, आराम से एक्सप्लेनेशन को समझिए आप। और यही सारे क्वेश्चन मैं चाहता हूँ बच्चों से डिस्कस करूं। मैं इन्हीं सारे क्वेश्चन पर चाहता हूँ कि आप बच्चों के साथ मेहनत करूं, जब ये क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आए तब आप कैपेबल रहें इन क्वेश्चन को डील करने के लिए। मैं ये वाली बात चाहता हूँ आपसे। चलो आगे बढ़ जाए, ऐसे कंफर्टेबल है यहाँ तक सारे बच्चे लोग? चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं अपन लोग। क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है बच्चे लोग आपके लिए। क्वेश्चन 5 आप कोशिश करेंगे मुझे आंसर देने की कोशिश करेंगे। आप सारे बच्चों का जो आंसर है आप चैट सेक्शन में आपसे एक्सपेक्टेड है। कोशिश कीजिए आंसर निकाल कर लाइए। बताइए जरा क्या आंसर निकल कर आ रहा है। चलिए बच्चों लोग, कौन सा आंसर है जो आप टिक करना चाह रहे हैं इसमें? कुछ तो लगाओ, मतलब चार चार ऑप्शन, एक आध तो पसंद कर लो, कुछ भी पसंद कर लो, जो अच्छा लगे वो लगा दो। और क्या मतलब, चलो मैथ्स नहीं आता तो ये तो थियोरेटिकल है ना, कुछ तो सोचो इस पे, कुछ तो एफर्ट मारो। छोड़ो सही गलत, छोड़ो तुम, एक बार जरा कोशिश तो करो इस पे, एक बार मेहनत तो करो, थोड़ा तो इतना दिमाग इस पे छिड़को। मत डरो ना गलत होने से, मैं खड़ा हूं ना तुम्हारे साथ। मत डरो ना गलत होने से, जितने बार गिरोगे उतने बार तुम्हें उठाऊंगा। बस तुम में वो जुनून होना चाहिए गिरने के बाद फिर से चलने का। मत डरो ना तुम, कोशिश तो करो तुम। चलो मैं आपको समझाता हूँ, देखो जरा, एक बार रिलैक्स होकर जरा समझना बच्चे लोग। मैं आप बच्चों के लिए इसे एक्सप्लेन करता हूँ, आप बच्चों को इसे सुनना है, ठीक है? इसमें दो शब्द हैं, दो शब्द हैं। ये वाला शब्द तो मैं समझ जाता हूँ। कौन सा शब्द आप समझ जाते हैं? सर मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल का मतलब तो समझ जाता हूँ, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल मेरे को समझ में आ जाता है। अभी भी मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, ठीक है। अब जरा फोकस कीजिए, जरा रिलैक्स होकर देखिए। इसमें दो शब्द हैं, एक है मूर्त और एक है अमूर्त। इन दोनों शब्दों को आप पहले समझिए, इन दोनों शब्दों की मीनिंग को समझिए, तब तो जवाब दे पाओगे ना। जब तक दोनों शब्दों की मीनिंग को नहीं समझोगे जवाब कैसे दोगे? समझो जरा, सीखो। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, टेट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में थोड़ा दूसरे फॉर्म में आएगा, और आपका कंसेप्ट नहीं हो तो डील कैसे करोगे? चलो जरा सुनो, आप डिस्कशन में उन क्वेश्चन को यहाँ सीख के जाओगे, मेरा प्रॉमिस है आपसे। मूर्त और अमूर्त का अर्थ पहले आप समझिए, सुनो जरा। मूर्त का अर्थ अर्थ क्या होता है? मूर्त का मतलब ये होता है प्रैक्टिकल अप्रोच। मतलब कहने का ये है कि ऐसी कोई भी चीज जिसे आप डे टू डे लाइफ में महसूस कर सकते हैं या टच कर सकते हैं, उसे हम लोग मूर्त की श्रेणी में रखते हैं। फिर से रिपीट करूं, ऐसी कोई भी चीज जिसे आप डे टू डे लाइफ में या तो महसूस कर सकते हैं या तो फिजिकली टच कर सकते हैं, उसे आप मूर्त की श्रेणी में रखते हैं, ठीक है। अमूर्त क्या होता है जरा समझिएगा बच्चे लोग, थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा। अमूर्त क्या होता है? ऐसी कोई भी चीज जिसे आप टच नहीं कर सकते, जो कि कंप्लीटली विचारधाराओं में होती है, जो कि कंप्लीटली हमारे सोच में होती है, उसे हम लोग कहते हैं अमूर्त। आगे बात समझ में? जैसे उदाहरण के लिए, अगर मुझे ना ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल को कैलकुलेट करना होगा, तो उसे मैं मूर्त की श्रेणी में रखूंगा। क्यों सर? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल हम लोग महसूस कर सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग महसूस कर सकते हैं, वो मूर्त की श्रेणी में आएगा। आगे बात समझ में? और ऐसे कोई भी इमेजिनेशन वाले ख्याल कि जैसे मैंने मैसेज किया है तो उसका रिप्लाई आएगा, ये हमारा इमेजिनेशन है, कुछ नहीं आने वाला है, ये अमूर्त की श्रेणी में आएगा। समझ गए दीपक जी, क्या मूर्त होता है और क्या अमूर्त होता है? पहले आप दोनों की बातों को, दोनों में चीजों को फर्क को समझिए। मूर्त दरअसल होगा, नीलम जी स्वागत है आपका, बहुत समय बाद आप मैंने आपका आंसर देखा, चलिए अच्छा लगा आपका आंसर देखकर। मूर्त क्या होगा? मूर्त वो होगा जिसे आप फिजिकली टच कर सकते हो या फील कर सकते हो। और अमूर्त क्या होगा? जो कंप्लीटली आपकी विचारधाराओं में होगा। आगे बात समझ में कंफर्टेबल है? दोनों बातों में फर्क समझ में आ गया? अब आप त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में सोचिए। जैसे मैंने अभी अभी ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिया था, मैंने अभी अभी आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिया था। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये तो पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन था ना, ये तो कंप्लीटली मेरी विचारधाराओं में था, है ना। इसे तो मैं टच और फील नहीं कर सकता, ये पूरा क्वेश्चन मेरी विचारधाराओं में था।
तो जो त्रिभुज की जो अवधारणा है, त्रिभुज के क्षेत्रफल की जो अवधारणा है, एक अमूर्त अप्रोच है। कंफर्टेबल है? ये त्रिभुज के क्षेत्रफल की जो अवधारणा है ये एक अमूर्त अप्रोच है। कंफर्टेबल है? लेकिन लेकिन बात को दरअसल समझना, लेकिन बात को समझना, मान लिया मेरे पास एक पीस ऑफ पेपर हो। समझे जरा दीपक जी, यहां पर आपके लिए कंसेप्ट है। मैंने ये वाली बात तो बता दी कि हाँ, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो एक अमूर्त अवधारणा है। इसके पहले ही मैंने करके दिया, अपने विचारधाराओं से मैंने उसको कैलकुलेट किया था, है ना। लेकिन मान लिया दीपक जी थोड़ा सा सुनिएगा आप। मान लिया मेरे पास ऐसा कोई पेपर हो, दीपक जी, मान लिया मेरे पास ऐसा कोई पेपर हो, ठीक है। ये एक आयत का शेप है, इसकी लंबाई है 4। चलिए दीपक जी थोड़ा सा सुनिएगा। मान लिया इसकी लंबाई है 4, थोड़ा इसको और अच्छा करके बना देता हूँ तब आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। ऐसा है दीपक जी, ऐसा शेप है मान लिया मेरे पास, ठीक है दीपक जी। मान लिया इसकी बेस है 3 और लंबाई है 4, ऐसा सीन है दीपक जी, ठीक है। तो जब मैं इसका दीपक जी विकर्ण निकालूंगा, विकर्ण, तो ये आ जाएगा 5। मान लिया कोई ऐसा मेरे पास पीस ऑफ पेपर है दीपक जी, अपने कॉपी से आप एक पन्ना फाड़ लीजिए, इसी शेप में आपको दिखेगा, ठीक है। और दीपक जी क्या कीजिए, उस पन्ने को ना ऐसा विकर्ण से फोल्ड कर लीजिए, ऐसा विकर्ण से फोल्ड कर लीजिए, ठीक है। और उसको आधा चीर दीजिए, यहाँ से आधा चीर दीजिए, तो आपके पास 2 पेपर हो जाएंगे। देखना जरा दीपक जी करके, ठीक है, जरा समझिएगा जरा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आप अपनी कॉपी से एक पेपर फाड़िए और उसको ऐसे आधा मोड़िए और उसको ऐसे चीर दीजिए, तो आपके हाथ में 2 पेपर हो जाएंगे दीपक जी। और जो दोनों पेपर है ना, जरा समझिएगा, जो दोनों पेपर है ना उसे आप महसूस कर सकते हो, जो दोनों पेपर है उसे आप फिजिकली टच कर सकते हो। और जो दोनों पेपर है ना दीपक जी, वो एक त्रिभुज का शेप होगा। आप करके देखो ऐसा, वो दोनों पेपर एक त्रिभुज का शेप होगा। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल की अवधारणा फिजिकली भी की जा सकती है, एग्री, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया। और इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में, ऊपर वाले क्वेश्चन मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया था विचारधाराओं में, मतलब मेंटली। कंफर्टेबल है? तो त्रिभुज के क्षेत्रफल की जो अवधारणा है वो दोनों ही तरीके से डील की जा सकती है। मतलब ये कहने का अर्थ क्या है कि मैं पेपर को फाड़कर, एक उदाहरण है, पेपर को फाड़कर आप घर में कुछ भी चीर सकते हो। तो पेपर को फाड़कर मैं 2 त्रिभुज हाथ में ले सकता हूँ और उसे कैलकुलेट कर सकता हूँ। ये मूर्त अप्रोच हो गया। इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में जैसे मैंने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के दिया था, वो अमूर्त अप्रोच हो गया, है ना। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो सही जवाब है ना वो दरअसल 1 और 2 दोनों है। कंफर्टेबल है? ठीक है, आइडिया एक्सेप्टेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी अवधारणा अधिक अमूर्त है? चलिए जरा सैंडी जी आंसर लाइए, फटाक से आंसर लाइए। कौन सी अवधारणा अधिक अमूर्त है? फटाक से आंसर लाइए, जरा समझो जरा क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। सुनो, ज्यामितीय ज्यामितीय अवधारणा जो है, समझिएगा, जो ज्यामितीय अवधारणा जो है, अभी मैंने आपको बताया कि हम उसे टच कर सकते हैं, तो ये मूर्त भी होती है। बीजगणितीय मतलब कि अलजेब्रा, अलजेब्रा में क्या होता है, अलजेब्रा में एक एक्स की वैल्यू होती है जिसको हम लोग कंप्लीटली थ्योरेटिकली निकाल रहे होते हैं। और संख्यात्मक क्या होता है, संख्यात्मक मतलब समझो गिनतियां वगैरह, आप डे टू डे लाइफ में नोट पकड़ गिन देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कंफर्टेबल है सारे बच्चे लोग? तो आपके पास डे टू डे लाइफ में 10 नोट हो गए, तो संख्यात्मक वो आप टच कर पाए, मतलब जो गिनतियां हैं, उदाहरण के लिए गिनती ले ली मैंने, गिनती भी एक मूर्त अप्रोच है, तो ये भी एक मूर्त अप्रोच है, गिनती भी एक तरह से मूर्त अप्रोच है ना। लेकिन जो बीजगणित है वो तो कंप्लीट अमूर्त अप्रोच है ना। और बीजगणित अलजेब्रा में बल्कि क्या होता है, अलजेब्रा में पूरी तरीके से मैं एक्स को कैलकुलेट कर रहा होता हूं, एक भी उसका प्रैक्टिकल अप्रोच में कहीं नहीं देख रहा होता हूं। बात आ रही है आपको समझ में? तो जो बीज गणित है वो कंप्लीटली अमूर्त अप्रोच है, और इन सब में सबसे ज्यादा अमूर्त है वो। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ना बच्चे लोग, बीज गणित होगा, क्योंकि ये कंप्लीटली जो है विचारधाराओं में चलता है। इसको हम लोग डे टू डे लाइफ में कहीं भी यूज नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यदि दीवार का 10% हिस्सा गारे से भरा हुआ है, सैंडी जी आंसर लाना है आपको। मैं तो सारे क्वेश्चन सॉल्व करके निकल जाऊंगा, आप जब तक सॉल्व नहीं करोगे ना तब तक इस क्वेश्चन की कोई वैल्यू नहीं है। मेरे सॉल्व करने से क्वेश्चन की वैल्यू खत्म हो जाएगी सैंडी जी, लो मैं फास्ट कर देता हूं, लेकिन आप जब तक सॉल्व नहीं करोगे ना इस क्वेश्चन के कोई मतलब ही नहीं है। चलो जरा सुनो, देखो जरा, यदि दीवार में 10% हिस्सा गारे से भरा हुआ है, मतलब एक दीवार है इस तरीके की, ठीक है, कंफर्टेबल है बोलो। अब इसका जो है ना ये 10% हिस्सा जो है डूबा हुआ है, ठीक, गारे से भरा हुआ है, इससे अपना कोई कंसर्न नहीं है, वो डूबा हुआ है, ठीक है। तो 24 मीटर लंबी और 8 मीटर चौड़ी और 60 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने के लिए आवश्यक ईंटों की संख्या बताइए, जिसमें प्रत्येक ईंटे की माप भी आपको गिवन है। तो हम लोग क्या करने वाले, इस वाली दीवार में सैंडी जी ईंटें लगाने वाले, ठीक है। ऐसे दीवार बनाने के लिए ईंटें लगेंगी ना इस तरीके से। तो आपसे पूछ रहे हैं, ऐसे लाल कलर वाले कितने सारे ईंटें आप लगाएंगे? कंफर्टेबल है? ऐसे लाल कलर वाले कितने सारे ईंटें आप लगाएंगे?
ठीक है, कंफर्टेबल है। तो कितने सारे ईंटें लगाएंगे वो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो जरा समझिएगा कैसे निकलेगा, जरा इतना सारा रिलैक्स होकर देखिएगा। फंडा क्या है इसके लिए, फंडा क्या है, फंडा ये है, जरा समझिएगा। फंडा ये है, ईंटों की संख्या, ईंटों की संख्या, ईंटों की संख्या बराबर दीवार का आयतन, दीवार का आयतन बटा ईंट का आयतन, ईंट का आयतन। एग्री करते हैं अपन लोग। आयतन क्या होता है, किसी भी एक घनाभ का, ईंट का शेप कैसा होता है, ईंट का शेप घनाभ होता है ना, तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। जैसी ईंट है उसी के शेप में एक घनाभ की बड़ी आकृति बनती है, इसको अपन दीवार बोलते हैं, उसका भी आयतन होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। कंफर्टेबल यहां तक सारे बच्चे लोग। तो मैं क्या करने वाला हूँ, दीवार का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई लगाने वाला हूँ। देखो जरा क्या लगाऊंगा, जरा समझना, जरा जरा फोकस करना एक बार, जरा मैं क्या कन्वे कर रहा हूँ, देखिए जरा, देखो 24 मीटर लंबा है तो ये लंबाई हो गया, 8 मीटर चौड़ा है तो ये चौड़ाई हो गया, और 60 सेंटीमीटर मोटा है तो ये ऊंचाई हो गया। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई फैला हुआ है दरअसल। कंफर्टेबल है। अब नीचे देखो, ईंट के आयतन, ईंट के लिए लंबाई 24, चौड़ाई 12, ऊंचाई 8। अब जरा इस वाली बात को समझो आप, यहां पर ना, यहां पर ना ये दोनों मीटर में और बाकी सारे सेंटीमीटर में, तो मैं क्या करता हूं, इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देता हूं। कैसे, 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो मैं इस वाली चीज को ना अप्लाई कर देता हूं इसमें। कैसे अप्लाई करेंगे सर, आप जरा रिलैक्स होकर देखना। क्योंकि 24 मीटर था, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो हो जाएगा 2400 सेंटीमीटर। क्योंकि 8 मीटर था, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं तो हो जाएगा 800 सेंटीमीटर। तो यहां से मुझे मिलेगा सेंटीमीटर की पावर 3, और इसका सेंटीमीटर, इसका सेंटीमीटर, इसका सेंटीमीटर भी मुझे मिलेगा सेंटीमीटर की पावर 3। देखो इतनी बात समझ में गई, दीवार का आयतन बटे ईंट का आयतन। इतना कंफर्टेबल है सारे बच्चे लोग। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात को सुनो तुम, सबसे इंपॉर्टेंट बात को सुनो। उसने क्या बोला, 10% हिस्सा गारे से भरा हुआ है, 10% हिस्सा डूबा हुआ है। तो 10% हिस्सा जब गारे से भरा हुआ है तो आप कितने प्रतिशत हिस्से में ईंट लगा पाओगे, जब 10% गारे से डूबा हुआ है, गारे से भरा हुआ है, तो आप 90% हिस्से में ही तो ईंट लगा पाओगे। ये समझो लाल कलर को, 90% में कैसे लिख रहा हूं, जरा इस वाली बात को समझिएगा। कंफर्टेबल है सारे बच्चे लोग, ठीक है। यहाँ पर 90% वाली चीज को समझिए। शाबाश राजकुमार जी, गुड, बहुत बढ़िया। तो जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 90/100 इंटू, और बाकी सब कुछ वैसा का वैसा ही लिखा रहेगा। ये 90% वाली चीज को समझिएगा आप, ठीक है। ये 90% आपको समझ में आना चाहिए। अब इसको मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, एक बार रिलैक्स होकर देखो। जैसे ये 90% हटेगा तो कैसा दिखेगा, इसको कैलकुलेट कर देते हैं। जैसे ये 90% हटेगा तो कैसा दिखेगा, यहाँ पर आ जाएगा 0.9, 0.9। ठीक है, तो क्या क्या कट सकता है, ये इसका 0 से इंटू हो जाएगा, तो 9 इंटू 24 इंटू 8 इंटू 6 और 10 की घात 4 यहाँ पर बन जाएगा, ये 2 जीरो है। 24 इंटू 12 इंटू 8, तो 24 से 24 उड़ जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 8 से 8 उड़ जाएगा। ठीक है, और 9 का आधा होता है 4.5, 4.5 में मैं 10 का गुणा करूंगा, 10 की घात 4 का गुणा करूंगा तो आ जाएगा 45,000। 45,000 राजकुमार जी का आंसर आया था, जो कि एकदम सही आया था। ठीक है, 45,000 एकदम इसका सही जवाब है। हाँ बिल्कुल दीपक जी, शाबाश, गुड। अच्छा बिल्कुल राजकुमार जी, ठीक है, मैं ख्याल रखता हूँ। इंग्लिश में डिस्कस करूंगा, मतलब मेरे को ऐसा लगा था कि हिंदी में ही जो है बच्चे लोग इसको सुनना पसंद कर रहे होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, आई कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग इन द इंग्लिश एज वेल। तो बिल्कुल हम लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिश में भी। अच्छा कि आपने मुझे इंटीमेट कर दिया राजकुमार जी, मैं बिल्कुल उसे यूज़ करूंगा। ठीक है, चलिए। हाँ राजकुमार जी, चलिए जरा फोकस करते हैं। क्या कह रहा है, एक आयताकार खेत की चौड़ाई उसकी लंबाई का 60% है। राजकुमार जी इसका सेंस क्या है ये बता देता हूँ। इसका सेंस ये है कि एक आयताकार खेत कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, मतलब एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड में लेंथ होती होगी और ब्रेथ होती होगी। आइडिया एक्सेप्टेड है। तो वो क्या बोल रहा है कि जो लेंथ, जो ब्रेथ है ना, लेंथ की 60% है, तो मैं लिख सकता हूँ ब्रेथ इज इक्वल टू 60% ऑफ एल। राजकुमार जी ये वाली बात कह रहा है। ठीक है, चौड़ाई जो है लंबाई की 60% है, तो मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 0.6 L।
ठीक है, यहाँ तक कंफर्टेबल है। अब बोल रहा है यदि मैदान का परिमाप, मतलब वो जो फील्ड है ना, फील्ड, उसका जो कहना चाहिए से पेरीमीटर, उसका जो पेरीमीटर है ना वो है 800 मीटर है। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है सारी की सारी लेंथ का या फिर सारी की सारी डायमेंशन का, सारी की सारी साइड का सम होता है। तो जो पेरीमीटर होगा ना, है ना, जो पेरीमीटर होगा ना, पेरीमीटर मतलब कि परिमाप होगा ना, वो होगा ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, मतलब 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। मेरे को गिवन है ये पेरीमीटर, कितना गिवन है? 800 गिवन है। ठीक है, और मेरे पास जो लंबाई है वो एल ही रहने देता हूँ, और जो चौड़ाई है वो दरअसल 0.6 एल है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 0.6 एल। ठीक है बच्चे, यहाँ तक क्लियर हो गया? तो मेरे से मैदान का क्षेत्रफल पूछ रहा है, बहुत आराम से निकाल लूंगा। पहले एल की वैल्यू यहाँ से निकाल लेता हूँ। तो ये दरअसल हो जाएगा 2 गुणा 1.6, 1.6। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 800। कंफर्टेबल है यहाँ तक? अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ। जैसे ही दशमलव यहाँ से हटेगा तो 1000 बना देगा इसको। ये 8 जो है इससे काटेगा तो 2 बारी में कट जाएगा। 1000 में मैं 2 का डिवाइड करूंगा, 1000 में मैं 2 का डिवाइड करूंगा तो लेंथ की वैल्यू, 4 का डिवाइड करूंगा तो लेंथ की वैल्यू आ जाएगी 250। ठीक है, तो लेंथ की वैल्यू आ गई 250 मीटर। आइडिया एक्सेप्टेड है? अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ये जो लिखा हुआ है, जो ब्रेथ है ना, वो 0.6 एल है। तो मैं कैसे लिखूँ जरा समझिएगा। ब्रेथ इज इक्वल टू 0.6 इंटू एल। एल है आपके पास 250 मीटर। ठीक है, तो 25 छक्के हो जाएगा 150। तो जो ब्रेथ आया ना राजकुमार जी, वो आ गया 150 मीटर, और जो लेंथ आया था ना राजकुमार जी, वो आ गया 250 मीटर। तो एरिया आपसे पूछ रहा है। एरिया क्या होता है बच्चे लोग? एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ है मेरे पास 250, लेंथ है मेरे पास 250, और ब्रेथ है मेरे पास 150। कंफर्टेबल है? उसका जैसे ही मैं इंटू करता हूँ तो 375 आ जाएगा, 375 मीटर स्क्वायर। इसका एकदम सही जवाब है। कंफर्टेबल है? आइडिया एक्सेप्टेड है? चलिए आगे बढ़ सकते हैं क्या अपन लोग? ठीक, आगे चले। राजकुमार जी बिल्कुल, मैंने इस वाले क्वेश्चन में कोशिश करी है कि इंग्लिश में मैं टर्म्स को यूज करूं। चलिए, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है क्या ये वाला क्वेश्चन? ऐसा कुछ पढ़ने में नहीं आ रहा, ऐसा कुछ दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए जरा कोशिश कीजिए तो बच्चे लोग इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इसमें मेरा ख्याल है राजकुमार जी आपको हिंदी इंग्लिश परेशान नहीं करेगी। चलो कोशिश करो, और नेक्स्ट वाली स्लाइड्स में कोशिश ये करूंगा कि आप बच्चों के लिए इंग्लिश भी साथ में कंटिन्यू करो। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है एक बार देख लो जरा। ये लिखा हुआ है 658, ऐसा है क्वेश्चन है। 658 इंटू 658 इंटू 658 माइनस, अगर ब्लर हो रहा होगा तो फिर से लिख देता हूँ, 328 इंटू 328 इंटू 328। ठीक है, डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 658 इंटू 658 प्लस 658 इंटू 328 प्लस 328 इंटू 328। ऐसा ये सीन है। ठीक है, आइडिया एक्सेप्टेड है? अब मैं जैसे इसको सॉल्व करूँ जरा समझना। 658 658 658, तो इधर से हो जाएगा 658 का क्यूब माइनस ये हो जाएगा 328 का क्यूब अपॉन 658 का स्क्वायर प्लस 658 इंटू 328 प्लस 328 का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको ये जो फॉर्मेट दिखाई दे रहा होगा ना बच्चे लोग, ये फॉर्मेट दिखाई दे रहा होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। अब अलजेब्रा का आपको फंडा याद होना चाहिए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का बच्चों को फंडा याद होना चाहिए। वो होना चाहिए ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एग्री करते हैं अपन लोग? ये उसका फंडा होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये वाली चीज जब ऐसे नीचे आ जाएगी, ये वाली चीज ऐसे नीचे आएगी तो ये कैसा दिखेगा? ये वाली चीज जब नीचे आ जाएगी तब ये कैसा दिखेगा जरा समझिएगा। ये वाली चीज जब नीचे आ जाएगी तब ये दिखेगा कुछ ऐसा। देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, ऐसा दिखेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी। ऐसा ये दिखाई देगा। एग्री करते हो? ठीक है, अब ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ना, आप इसको रिलेट करो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस पूरे की जगह पर क्या लिखा जा सकता है? इस पूरे की जगह लिखा जा सकता है ए माइनस बी। इस पूरे की जगह पर लिखा सकता है ए माइनस बी। ठीक है, तो जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो इससे सॉल्व होकर आएगा 330। इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब था। मैक्सिमम बच्चों का राइट आंसर आया था। शाबाश, गुड। हाँ बिल्कुल दीपक जी, आपको 15 अगस्त को मेडल देंगे इस बात का, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहता है जरा रिलैक्स होकर देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है
हाँ बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी, आपको जो है बिल्कुल इस चीज़ के लिए सम्मानित किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दीपक जी, एक बार फिर से कोशिश कीजिए। एक निश्चित राशि पर 7 वर्षों के बाद 1750 का साधारण ब्याज मिलता है। यदि ब्याज 20% अधिक होता तो कितना अधिक ब्याज मिलता? हाँ बच्चे लोग, क्या जवाब आंसर आएगा? देखो जरा एक बार रिलैक्स होकर देखो, तो मैं इस वाले एक्सप्रेशन को आपको सॉल्व करके बताता हूँ, एक बार रिलैक्स होकर देखो। ऐसा ही इज इक्वल टू हो जाएगा PRT अपॉन 100। ठीक है, मुझे 1750 का ब्याज मिला, कंफर्टेबल है। P और R मुझे पता नहीं है, 7 वर्ष के लिए मिला, बटे में हो गया 100। ठीक है, आइडिया एक्सेप्टेड है। अब यहां से अगर मैं सॉल्व भी करूंगा तो PR की वैल्यू मेरे को अननोन रहेगी, तो ऐसे इक्वेशन नंबर 1 डाल के छोड़ रहा हूँ। क्यों छोड़ रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास ना एक ही इक्वेशन और अननोन 2 है, सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन बना रहा हूं मैं। दूसरा इक्वेशन क्या कह रहा है? यदि ब्याज 20% अधिक होता, ब्याज 20% अधिक होता, मतलब जो R न्यू होता ना, वो पुराने वाले R से 20% ज्यादा होता, तो ऐसे लिखा जाता है वो। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा 1.2R। ठीक है, R न्यू। ठीक है, तो यहां पर कैसा लिखूंगा जरा देखना, ये हो जाएगा P इंटू 1.2R इंटू यहाँ पर आ जाएगा 7/100। और ये कितना ब्याज मिलता मेरे से पूछ रहा है, लेट से x मिलता। ठीक है, कितना अधिक ब्याज मिलता, तो चलो वहां पर x ब्याज मिलता, ऐसे मैं सोच लेता हूँ। ठीक है, कंफर्टेबल है। अब देखो जरा क्या सीन बना, मेरे पास ना इक्वेशन आई है 2, आई हैव 2 इक्वेशंस। ठीक है, अब अननोन देखो कितने हैं मेरे पास अननोन देखो कितने सारे हैं, एक अननोन, दो अननोन और तीन अननोन। मतलब P R और X तीनों मुझे निकालना पड़ेगा सिर्फ 2 ही इक्वेशन से। अब जरा बात को समझिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। इक्वेशन 2 है, अननोन 3 है, सॉल्व नहीं हो सकता। अगर 2 अननोन हो तो 2 इक्वेशन चाहिए रहेगी, 3 अननोन हो तो 3 इक्वेशन चाहिए रहेगी, तभी सॉल्व हो सकता है। पॉइंट है समझ में? ठीक है, कंफर्टेबल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि 3 अननोन है और इक्वेशन सिर्फ 2 ही बन रही है। और क्योंकि सॉल्व नहीं कर सकता, इसलिए एग्जाम मेरे को टिक करके आना चाहिए था, निर्धारित नहीं किया जा सकता। इस क्वेश्चन का सही जवाब है निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, आइडिया एक्सेप्टेड है सारे बच्चों को, यहाँ तक कंफर्टेबल है। तो मैंने क्या किया आज वाले सेशन में, आज वाले सेशन आप बच्चों के साथ इस एग्जाम में आए हुए 10 क्वेश्चन बहुत डिटेल में आप बच्चों के साथ डिस्कस कर लिए। मैंने जो एक्स्ट्रा समय लिया है वो इधर उधर की बातों करने के लिए नहीं लिया है, आपको बस कंसेप्ट बताने के लिए लिया है। बात आ रही है समझ में? तो हम लोग फिर से दोबारा इस सेशन में मुलाकात होगी अगले 10 क्वेश्चन के साथ, और फिर से दोबारा मैं उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ में आजू बाजू के सारे कंसेप्ट आप बच्चों को रिवाइंड करवाते हुए चलूंगा। बहुत जबरदस्त इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है, जिसमें हम लोग शॉर्ट ट्रिक के साथ साथ बेसिक मेथड भी मेरे साथ सीखेंगे और अलग अलग टॉपिक सारे के सारे हम लोग टच कर लेंगे। बने रहिएगा मेरे साथ। आप बच्चों के लिए नए नए सेशंस लेकर जल्दी ही मुलाकात होगी।